हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बहुपद का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। मतलब कि आज की क्लास में अभी इसी वक्त ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में करने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर को करने के बाद, आज का सेशन देखने के बाद इस चैप्टर से आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला और ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेज, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही आप बेहतरीन तैयारी करने के लिए ई नोट्स और ई बुक्स को भी ग्रैब करेंगे, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं बहुपद, जिसमें हम देखने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो सबसे पहला टॉपिक, बहुपद चैप्टर का नाम है तो पहला टॉपिक भी यही होना चाहिए कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है, कब हम किसी बीजीय व्यंजक को बहुपद बोलेंगे और कब हम किसी बीजीय व्यंजक को बहुपद नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब है, जैसे मैंने यहां पर एक बीजीय व्यंजक लिखा, आप बताएंगे कि क्या ये बहुपद है या नहीं है। मैंने लिख दिया x² y + 1/x²। क्या ये बहुपद है? तो सर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो x की घात में -2 बन जाएगा, और किसी भी बहुपद की घात, मैं क्या बोल रहा हूं, कान खोल के बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, किसी भी बहुपद की घात ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्या क्या नहीं हो सकती ये देख लो। ऋणात्मक नहीं हो सकती। सर भिन्न में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। सर करड़ी में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। आ गई बात समझ में? कहने का मतलब क्या है कि जैसे करड़ी में अगर x आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं x की घात में 1/2, और मैंने बोल दिया कि ये भिन्न नहीं हो सकता, मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद होगा क्या, ये देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया x² धन x² y धन xy² z। क्या ये बहुपद है? बिल्कुल सर ये बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि जो बहुपद की घात होती है ना, ये तो आपने देख लिया कि क्या क्या नहीं हो सकती है। मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुपद की घात क्या क्या हो सकती है। बहुपद की घात हो सकती है कोई भी ऋणोत्तर पूर्णांक। सर ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है? तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो जाए या तो शून्य हो जाए, दोनों से काम चल जाएगा। सर शून्य का तो मतलब समझ में आ गया, धनात्मक पूर्णांक का बताओ। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे कोई भी नंबर आ जाए घात में तो वो बहुपद होगा। लेकिन क्या ऋणात्मक आ गया, भिन्न आ गया तो वो बहुपद नहीं होगा। इतनी बात मेरी क्लियर है। और देखते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, ये सारे के सारे बहुपद हैं। क्यों है बहुपद? यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। सर करड़ी तो अभी मना कर रहे थे आप, करड़ी तो आ गया। अरे भाई नंबर आ सकता है करड़ी में, ये आपको चर राशियों को देखना है, एक्स वाई जेड को देखना है, इनकी घात को देखना है। ये तो इसका गुणांक है, ये तो x का गुणांक है, गुणांक हो सकता है करड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। गुणांक कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन जो x y z जितनी भी चर राशियां हैं उनके घात जो है ना, उनके घात या तो शून्य होंगे या तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक होंगे, और कुछ नहीं होगा। ना तो ऋणात्मक, ना तो भिन्न, ना तो कोई चर राशि करड़ी में आ सकती। कहने का मतलब, अगर मैंने पूछ लिया करड़ी में x धन x, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जब आप करड़ी में x को सॉल्व करते हैं, x की घात में 1/2 आता है, भिन्न बन जाता है, तो बहुपद नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से 1 नंबर का आपका बहुविकल्पी प्रश्न बनता है। तो ये बात क्लियर है। नोट में क्या लिखा है? प्रत्येक बहुपद में पदों की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक बहुपद में पदों की संख्या निश्चित होती है, मतलब 1 पद भी हो सकते हैं, 2 पद भी हो सकते हैं, 3 पद भी हो सकते हैं, मतलब वो काउंट कर सकते हैं आप। तथा प्रत्येक बहुपद एक चर राशि पर निर्भर करता है, एक्स वाई जेड किसी ना किसी चर राशि पे वो निर्भर कर रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुपद की घात क्या होती है? यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रखा है। कौन सा क्वेश्चन अभी बताऊंगा, पहले हम देखते हैं बहुपद की घात होती क्या है। कोई भी बहुपद आपको दे दिया, ये एक बहुपद है या नहीं है? बिल्कुल है सर, क्योंकि सबकी घात धनात्मक पूर्णांक हैं। ये एक बहुपद है। इसका घात बता दो मुझे, इसका घात। तो बहुपद की घात जो होती है ना, इसमें जिस पद का सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात है। कहने का मतलब, इस पद का घात कितना है? सर 5 है। इस पद का घात 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, सर 3 है।
इस पद का घात 3 है, तो इस बहुपद की घात सबसे बड़ी घात मतलब कि इस बहुपद की घात कितनी होने वाली है सर 5 हो जाएगी। आसान है, बिल्कुल आसान है बहुपद की घात पहचानना। जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया है, ये यहां पे x की घात में 4 है, x की घात में 2 है, तो 4 सबसे बड़ी घात है, इसलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। आगे बात समझ में, परिभाषा कैसे देना है किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद को, कौन से पद को, तो सबसे बड़ी घात वाले पद को बहुपद की घात बोलते हैं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। 10वीं क्लास में वो बोर्ड का एग्जाम है, ध्यान से देखो। ये नोट डाल के दो बातें, यहां से एक एक नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्या है, शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती, शून्य बहुपद की कोई भी घात नहीं होती। और दूसरा क्या है, कुछ व्यंजक जैसे ये आदि बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है सर, ये जब x+2 ऊपर जाएगा तो -1 इसकी घात में हो जाएगा, घात कभी माइनस नहीं हो सकती। सर ये तो करड़ी में है, जब करड़ी हटाएंगे तो घात जो है 1/2 हो जाएगा। सर घात कभी भिन्न में नहीं हो सकती। इसमें सर ये भी यही बात है कि जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात में -1 आ जाएगा, x की घात में -1 आ जाएगा। सर ऋणात्मक घात भी नहीं हो सकती। सर यहां तो धनात्मक, अरे भाई घात के ऊपर घात आपस में गुणा होके माइनस में ही तो आएगा। आ रही बात समझ में, तो ये सभी के सभी बहुपद नहीं है। पहला पॉइंट, शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती, जितने भी शून्य बहुपद हैं उनकी कोई भी घात नहीं होगी। आगे बात समझ में, कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। बहुपद के प्रकार हैं ये, और बहुपद का प्रकार आप दो तरह से डिसाइड कर सकते हो, पहला पदों के आधार पर और दूसरा घातों के आधार पर। जैसे यहां पे मैं कुछ बहुपद लिख रहा हूं, XYZ लिख दिया और x² y + zx लिख दिया, और एक और लिख लेते हैं x² + y² + z²। अब बताओ इसमें पदों की संख्या कितनी है, कैसे डिसाइड करते हैं सर, प्लस माइनस को देखो ना, प्लस माइनस यहां पर है क्या, नहीं, तो ये सब के सब एक ही पद हैं, क्योंकि आपस में जो चीजें गुणा होती हैं उनको हम एक ही पद बोलते हैं। यहां पे कंफ्यूज होते हो आप लोग, इसको बोलते हो 3 पद है, नहीं, एक पद है ये। प्लस माइनस देखना, जैसे यहां पे प्लस आ गया तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, यहां पर प्लस आ गया तो एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये। इसमें एक पद है, इसमें 2 पद है, और इस वाले में कितना पद है सर, 3 पद है। जब भी एक पद होगा रैखिक बोलेंगे, जब भी एक पद होगा रैखिक बोलेंगे, रैखिक बहुपद। ये जो बहुपद का प्रकार दिया ये घात के आधार पर दिया है, तो जब भी एक पद होगा तो रैखिक बहुपद या एक पदीय बोलेंगे, रैखिक बोल सकते हैं, या एक पदीय बहुपद बोलेंगे। जब भी 2 पद होगा तो द्विपदीय बोल दो, और जब 3 पद होगा तो सर क्या बोलेंगे, त्रिपदीय। क्या ये पद वाली बात आपको समझ में आ गई, क्या ये पद वाली बात समझ में आ गई कि कब एक पदीय होगा, कब द्विपदीय होगा, कब त्रिपदीय होगा, कब चतुर्पदीय होगा। जब 4 पद होंगे तो चतुर्पदीय होगा। अब हम देखते हैं घात के आधार पर। अभी हमने क्या देखा, ये तो था अपना किसके आधार पर सर, तो ये पदों के आधार पर था। ये किसके आधार पर था, पदों के आधार पर, ठीक है। पदों के आधार पर यहां पे रैखिक हटा देना आप, बस एक पदीय बोलेंगे, ये याद रखो, एक पदी, द्विपदीय, त्रिपदीय और चतुर्पदीय। अब हम घात के आधार पर अगर देखें तो अगर एक घात है तो रैखिक बहुपद, द्विघात है तो द्विघात बहुपद, त्रिघात है सर तो क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, और 4 घात है तो चतुर्घात बहुपद। कोई दिक्कत वाली बात है, आसान है चीजें। सर एक एग्जाम्पल दे दो, जैसे इसकी अगर मैं बात करता हूं त्रिघात बहुपद की, इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसको हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। कैसे सर, ये वाला देख लो आप, x की घात में 3 धन y² धन z, क्या ये कौन सा बहुपद है, सबसे बड़ी घात कौन सी है सर, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। एक और देखते हैं द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल। तो द्विघात बहुपद में आप देख सकते हैं x² धन 5x धन 6। सर इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है सर, 2 है, तो ये कौन सा घात है, द्विघात बहुपद। समझ गए बहुपद के प्रकार। पहला क्या है, पदों के आधार पर, दूसरा क्या है, घातों के आधार पर। पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। पदों के आधार पर क्या होता है, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, चतुर्पदीय। और घातों के आधार पर क्या होता है, एक घातीय नहीं बोलते, एक घातीय को रैखिक बहुपद बोलेंगे। तो एक अगर घात है तो रैखिक, 2 घात है तो द्विघात, 3 घात है तो त्रिघात, और 4 घात है तो मेरे दोस्त क्या बोलेंगे उसको, चतुर्घात। क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़े,
आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान पूछा है। क्या होता है, कोई भी बिंदु दिया है आपको, जैसे यहां पे बिंदु क्या है, x बराबर 3। अब x बराबर 3 पर इस बहुपद का मान निकालना बड़ा आसान है। जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर आपको क्या लिखना होगा, 3 लिख दो, काम बन जाएगा। कैसे, जहां भी x दिख रहा है वहां पर 3 लिख दो, और कुछ करना ही नहीं है, और कुछ नहीं करना। इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर चुटकी बजाते ही आ जाएगा। कैसे, 5 गुणे 3 का वर्ग होता है 9, माइनस 3 गुणे 3 9 प्लस 2। पहले गुणा करेंगे, 9 और 5 को गुणा करेंगे 45, माइनस 9 प्लस 2। 45 माइनस 9 करेंगे तो 36 आ जाएगा, प्लस 2, कितना आ गया आंसर, 38। आसान है, बहुपद का मान निकालना बहुत आसान है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। क्यों जरूरी है अभी आपको पता चल जाएगा। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट, क्लियर है बिल्कुल, आगे बढ़े। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग हो ही बेहतरीन बच्चे, कोई डाउट आना ही नहीं है, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है तो डाउट आएगा कैसे। आइए देखते हैं अगली बात, बहुपद के शून्यक। अभी जैसे आपने यहां बहुपद का मान निकाला था, कितना आया था, बहुपद का मान कितना आया था, 38। किस पे, 3 पे। अगर बहुपद का मान शून्य आ जाता ना, अगर शून्य आ जाता तो ये इसका एक शून्यक बन जाता। ये जो 3 है इसका एक शून्यक बन जाता। मतलब ऐसा मान, शून्यक क्या होता है, बहुपद का ऐसा मान जिस पर बहुपद की वैल्यू कितनी आ जाती है, शून्य आ जाती है। जैसे यहां 3 रखने पर शून्य नहीं आया, इसलिए 3 इसका शून्यक नहीं है। अगर शून्य आ जाता तो सर 3 इसका शून्यक हो जाता। आगे बात समझ में, आइए देखते हैं आगे, आइए देखते हैं आगे। तो यदि fx कोई व्यंजक है, मतलब कोई भी बहुपद है x, तब एक वास्तविक संख्या k, मतलब k एक ऐसा मान है जो x की जगह पर रखने पर इसका मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए। तो जो x बराबर k होगा ना, वही उस बहुपद का शून्यक होगा। नहीं आया समझ में, अभी आएगा, अभी आएगा। यहां देखो ध्यान से। जैसे मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्लियर है, ये एक बहुपद है। अब मैं इस बहुपद का नाम दे दिया fx। अगर मैं बोलूं x बराबर -2 पर इस बहुपद का मान बताओ आप, चलो देखते हैं। -2 रख दो जहां भी x दिख रहा है, -2 रख दो, रख दिया सर, कितना आ गया, 4 - 10 प्लस 6, 10 - 10 कितना आ गया, शून्य आ गया। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने x की जगह पर -2 रखा, इस बहुपद का मान शून्य आ गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो -2 है ना, ये इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। मतलब -2 एक ऐसी संख्या है जो इस बहुपद को शून्य कर देगी, इसीलिए -2 इस बहुपद का क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्त ये शून्यक हो जाएगा। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में। अभी तक हमने क्या क्या देखा, बहुपद के प्रकार देख लिया। पहले तो हमने देखा कि बहुपद किसे कहते हैं, क्लियर है। दूसरा हमने देखा बहुपद के प्रकार, पहले पदों के आधार पर फिर घातों के आधार पर, ये देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, ये देखा। फिर हमने देखा कि अगर बहुपद का मान किसी संख्या पे शून्य होता है तो उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। अभी तक इतनी बात की गई है, इतनी बात आई होप कि आपको क्लियर होगी। अब हम द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे कोई अगर मैं रैखिक बहुपद लिखता हूं, क्या लिखता हूं, रैखिक बहुपद। क्या होता है रैखिक बहुपद, सर अभी आपने बताया कि जिसकी घात जो है 1 हो उसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है ना, वो क्या होता है, देखो रैखिक बहुपद का अगर मैं मानक रूप लिखूं तो ax + b होता है। मतलब x की घात में कितना है, 1 है। जब इसका आप ग्राफ बनाते हो, क्या बनाते हो, ग्राफ बनाते हो, तो आपको क्या प्राप्त होता है, सर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। और इसमें शून्यकों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, शून्यकों की, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखे हैं। एक एक पॉइंट जितना लिख रहा हूं, बहुविकल्पीय में या वेरी अति लघुत्तरीय में, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। ध्यान से देखो एक एक पॉइंट को। मैंने क्या बताया, ग्राफ कैसी होती है, सरल रेखा। सर शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, सर क्या, शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो सर क्योंकि इसका घात 1 है तो शून्यकों की अधिकतम संख्या भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई, क्या बताया, ध्यान से देखो। रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, अधिकतम 1 हो जाएगी। इसका ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा होगा। अगर मैं द्विघात की बात करता हूं, किसकी, द्विघात की, तो सर यही बात इसमें भी बता दो।
ठीक है, घात कितना होता है द्विघात का? सर नाम से ही पता चल रहा है, द्वि लिखा है तो 2 घात होगा। घात कितना होगा? 2। सर इसका ग्राफ बताओ जल्दी से, ग्राफ कैसा बनेगा? तो मेरे दोस्त ग्राफ बनेगा परवलय। कैसा? परवलय। परवलय या पैराबोला। पैराबोला इसको इंग्लिश में बोलते हैं। परवलय कैसा सर, कैसा बनेगा परवलय? या तो उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला रहेगा या तो उसका मुंह नीचे की तरफ खुला रहेगा। जैसे आपको पता है सरल रेखा कैसी होती है, मान लो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो सरल रेखा का अगर आप ग्राफ बनाते हो तो कहीं ना कहीं ऐसी एक रेखा आपको मिल जाती है। ये रेखा एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रही है? तो सर एक जगह पे काट रही है, इसीलिए सर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई इसकी? सर 1 हो गई। कोई डाउट यहां तक नहीं है? ऐसे ही जब आप परवलय की बात करते हैं, जब आप परवलय की बात करते हैं, यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? जल्दी बताओ, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? सर यहां पर तो देखो, अगर आपकी घात 2 आ रही है ना द्विघात में, तो शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? सर 2 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या नहीं, शून्यकों की क्या लिखेंगे आप? अधिकतम संख्या। क्या लिखेंगे? अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? 2। कैसे? पहले स्क्रीनशॉट लो फिर तो बताऊंगा कैसे। ले लिया, आगे बढ़े। अब देखते हैं कि द्विघात में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 कैसे होती है। यहां देखें, ये एक द्विघात बना दिया मैंने। कैसा होता है द्विघात का ग्राफ? अभी बताया मैंने कैसा होता है। परवलय, या तो उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा या तो उसका मुंह नीचे की तरफ खुला होगा। जैसे एक मैं परवलय यहां पे बना दिया। एक्स अक्ष को, ये वाला एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है? जल्दी से बताएंगे आप। सर एक जगह पर, 2 जगह पर। तो भाई शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? 2। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, एकदम रट लेना है। अधिकतम संख्या मतलब सर 2 से कम भी हो सकती है। हाँ, 2 से कम भी हो सकती है। कैसे? सर अगर ग्राफ ये वाला ना मान लो ऐसा बन गया, अगर ये ग्राफ केवल और केवल एक्स अक्ष को टच करके जा रहा है, तो अब कितनी जगह पे काट रहा है? केवल और केवल 1। येलो वाला ग्राफ देखें आप, कितनी जगह पर एक्स अक्ष को काट रहा है? 2। ये वाला 1। तो इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं शून्यकों की संख्या, तो यहां पे 2 होगी। अगर मैं इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या की बात करूं तो यहां पे कितनी हो जाएगी? सर 1 होगी। सर एक और बता दो, एक और बता दो। अगर ग्राफ ऐसे जा रहा हो, मतलब एक्स अक्ष को टच ना कर रहा हो, एक्स अक्ष से नाराज है ग्राफ, ये छू नहीं रहा है, तो यहां पर शून्यकों की संख्या कोई भी शून्यक नहीं, कोई भी शून्यक नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? यहां से बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 सेकंड नहीं लगेगा पहचानने में। नंबर आपको पूरे के पूरे 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया बार बार, तुरंत नंबर मिल जाएंगे। जैसे आपको कोई भी ग्राफ, अभी मैं ग्राफ दिखाऊंगा आपको, कोई भी ग्राफ दिख रहा हो, देखते ही बता दोगे कि सर शून्यकों की संख्या कितनी है। जितनी जगह एक्स अक्ष को काट रहा होगा, शून्यकों की संख्या उतनी ही होने वाली है। क्लियर है बात? क्लियर है या कोई डाउट नहीं है? अब यहां पे देखो, जैसा मैंने अभी बताया आपको, एक ही ग्राफ में तीनों बताया था। ये पीछे वाले में एक बार याद करा देता हूं मैं आपको। यहां पे मैंने तीनों बताया, 3 ग्राफ बनाया था, येलो, रेड और पर्पल। येलो वाला 2 शून्यक थे, 2 जगह काट रहे थे। रेड वाला 1 शून्यक था, 1 जगह पे। और ये पर्पल वाला जो है, एक भी शून्यक नहीं था, कहीं भी काट नहीं रहा था। तो वही बात आगे की गई है, वही बात आगे की गई है। यहां देखो, निम्न में कौन सा द्विघातीय बहुपद का ग्राफ नहीं है? मैंने क्या बताया? द्विघात बहुपद कैसा होता है ग्राफ उसका? सर परवलय होता है। क्या होता है? सर परवलय आकार का होता है, पैराबोलिक शेप का होता है। कैसा होता है? परवलय। मेरे भाई जल्दी से देख के बताओ इसमें कि कौन सा परवलय नहीं है। सर ये परवलय है, ऊपर की ओर मुंह खुला है। सर ये भी परवलय है, नीचे की ओर मुंह खुला है। सर ये भी परवलय है, नीचे की ओर मुंह खुला है। ये परवलय नहीं है। अब परवलय नहीं है तो आपसे यही पूछा गया ना कि कौन सा ग्राफ नहीं है, तो ये वाला परवलय का ग्राफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर मुंह तो खुला है। नहीं, या तो ऊपर की तरफ खुला होना चाहिए या तो नीचे की तरफ। अब ये देखो ऐसे बन रहा है, तो ये किसका ग्राफ नहीं है? परवलय का ग्राफ नहीं है। ये किसका ग्राफ है? ये आप जानेंगे जब 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ेंगे तब। ये साइन का ग्राफ होता है, कॉस का ग्राफ होता है ऐसा।
तो अभी आपको ये नहीं जानना कि किसका ग्राफ है, वो सब छोड़ो, बस ये जान लो कि ये परवलय का ग्राफ नहीं है। क्लियर है या कोई डाउट? क्लियर है? आगे देखते हैं। द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2। तो मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद है, ये रहा कोई द्विघात बहुपद। ध्यान से समझो जो बता रहा हूं, अभी क्या लिखा है अभी मैं बताऊंगा, उस पे मत जाओ। अभी क्या लिखा है अभी मैं बताऊंगा वो सब, पहले मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से देखो, ठीक है। ये एक द्विघात बहुपद है, बिल्कुल है। सर इसके शून्यकों का योगफल कितना होगा? सर ये जानने के लिए क्या हमें शून्यक निकालना पड़ेगा? इसके कितने शून्यक आएंगे? 2 शून्यक आएंगे। एक को मैंने अल्फा बोल दिया, एक को मैंने बीटा बोल दिया, ठीक है। शून्यकों का योगफल की बात कर रहा हूं, मतलब अगर शून्यकों को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? तो सर ये आता है -b/a। सर a और b क्या होता है अभी बताऊंगा। अगर शून्यकों को गुणा कर दिया जाए तब कितना आएगा? सर c/a। ये फॉर्मूला होता है, रट लो। सर ये पहले बताओ abc क्या होता है, ऐसे मजा नहीं आ रहा तो देखो ध्यान से। यहाँ पे ये जो इसका मानक रूप होता है ना द्विघात बहुपद का, वो मानक रूप ये होता है। क्या होता है? ये होता है। आपको ध्यान कहाँ देना है? बस यहाँ पर, बस यहाँ पर ध्यान दो। इसको और इसको तुलना करो। एक ही जगह पर क्या आ रहा है? सर कुछ नहीं है, यहाँ पे एक है तो एक ही जगह पर एक आ रहा है। ये बात क्लियर है? सर बी की जगह पर कितना आ रहा है? सर 5 आ रहा है। सी की जगह पर सर 6 आ रहा है। आपके पास ये फॉर्मूला पता है, ए बी सी सब पता है, तो क्या अगर मैं पूछूं कि इसके शून्यकों का योगफल बताओ तो आप बताओगे सर माइनस लगा है, माइनस लगा दिया। बी का मान 5 है, 5 लिख दिया। ए का मान 1 है, 1 लिख दिया, मतलब -5 आ गया, ठीक है। सर इसका गुणनफल बताओ मुझे, c/a मतलब 6/1। बिना शून्यक निकाले ही आप अगर इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं, बिना शून्यक निकाले, कोई जरूरत नहीं है मूल को निकालने की। अगर आप इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं तो आप डायरेक्टली क्या निकाल लेंगे? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। सर अगर शून्यक निकाल के जोड़ेंगे तो क्या यही आएगा? बिल्कुल। इसके शून्यक कितने हो जाएंगे? 2 शून्यक आएंगे, एक -2 आएगा और एक -3 आएगा। -2 और -3 को जोड़ो, -5 आ रहा है। -2 और -3 को गुणा करो, 6 आ रहा है। आगे बात समझ में, याद कर लो, रट लो ये फॉर्मूला और इसका स्क्रीनशॉट लो। आप ये भी समझ लो कि यहाँ माइनस था, माइनस लगा दिया। बी किसका गुणांक है? बी सर इस x का गुणांक है, तो उसको लिख दिया x का गुणांक। ए किसका गुणांक है? ए सर x² का गुणांक है, उसको लिख दिया। ऐसे सर सी अचर पद है, अचर पद लिख दिया, x² का गुणांक। मतलब ये जो -b/a और c/a लिखा है, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रही चीजें जितनी बता रहा हूं? सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही बताई जा रही हैं जो आपके एग्जाम में आ चुका है। फालतू की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, फालतू का कोई टॉपिक नहीं बताया जाता है जब आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कराया जाता है। यहाँ पे सारी बातें एग्जाम से रिलेटेड होंगी। ये रहा त्रिघात। त्रिघात बहुपद का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एक बार आज तक बोर्ड में पूछा गया है, केवल और केवल एक बार। एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में ही एक बार पूछा गया है, इसीलिए आपको मैं बताता हूं। इसका कम से कम फॉर्मूला याद कर लो आप। आ रही बात समझ में? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या क्या फॉर्मूला है मैं याद कराता हूं। द्विघात का याद हो गया। द्विघात में क्या बताया था सर? द्विघात का पहले एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद त्रिघात का रटवा दूंगा। जिसको इसका याद हो जाएगा उसको ये रट जाएगा। कैसे? देखो देखो यहाँ पे सर आपने योग में बताया था -b/a और गुणा में बताया था c/a। ये बात क्लियर है? ये द्विघात का है। त्रिघात का कैसे याद करेंगे? देखो त्रिघात में 3 फॉर्मूले हैं। पहले क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं? पहले तीनों का योगफल। त्रिघात में मूल कितने होंगे? 3। द्विघात में अल्फा और बीटा मूल थे, त्रिघात में अल्फा, बीटा और गामा ये 3 मूल होंगे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, ये तीनों लिख लो। पहला फॉर्मूला इसका बनेगा, दूसरा फॉर्मूला सर किसका बनेगा? दूसरा 2 को गुणा करो अल्फा बीटा, फिर 2 को गुणा करो बीटा गामा, फिर पहले और लास्ट को गुणा करो अल्फा गामा। इन तीनों का योगफल कर दो, दूसरा फॉर्मूला इसका बनेगा। आगे बात समझ में? मतलब दो मूलों का गुणनफल करो फिर उनका योग करो। दूसरा फॉर्मूला इसका बनेगा और तीसरा फॉर्मूला आपका बन रहा है तीनों मूलों का गुणनफल। ये याद हो गया। इधर क्या लिखना है फटाफट याद हो जाएगा। इधर का बस देख लो आप, इधर वही लिख दो जो वहां लिखा है। कैसे? -b/a लिखा है सर, इसका -b/a हो जाएगा।
दूसरा वाला c बट्टे a हो जाएगा। सर यहाँ b बट्टे a हुआ, यहाँ c बट्टे a, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरे भाई, d बट्टे a। क्या होना चाहिए, d बट्टे a। सर पहला माइनस का था, दूसरा प्लस का, तो इसको माइनस कर दो ना, हो गया फॉर्मूला। देख लो यही तो लिखा है यहाँ पे, ऐसे आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। ABCD क्या होता है, ये मानक रूप है, यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, मतलब A जो है x क्यूब का गुणांक है, B जो है x स्क्वायर का गुणांक है, C जो है x का गुणांक है, और D अपना क्या है, अचर पद है। आ गई बात समझ में। A का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ये 0 होगा इस पूरे को 0 कर देगा, और जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये द्विघात बन जाएगा। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, त्रिघात की, मतलब सबसे बड़ी पावर हमेशा 3 होनी चाहिए। ये तीनों 0 हो सकते हैं, B, C और D 0 हो सकते हैं, क्योंकि ये नहीं मरना चाहिए। ये अगर मर गया ना तब तो काम ही खत्म हो जाएगा, इसका नाम ही अलग हो जाएगा। आगे बात समझ में। बड़ी घात हमेशा 3 रहेगी, तभी हम त्रिघात बोलेंगे, मतलब इसका जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसको हटाते हैं। कोई डाउट यहां तक, फॉर्मूला याद हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण बीजीय सर्वसमीकाएं हैं जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इनको आपको याद रखना है। सबसे पहला क्या है, a धन b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। कोई दिक्कत वाली बात, क्लियर है ये। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही आप a धन b और a माइनस b दोनों के होल स्क्वायर का डिफरेंस लेते हैं, तब हमारा कितना आ जाता है, 4ab। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8वीं क्लास 9वीं क्लास में पढ़े हैं, a धन b a माइनस b होता है। और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब पूछ रहा हूं, a धन b का होल क्यूब नहीं, ये अलग है, ये अलग है, और ये वाला अलग है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले कोष्ठक में a धन b, दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस ab। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। इसको छोड़ सकते हो आप, जो दूसरा वाला फॉर्मूला लिखा ना इक्वल करके, उनको आप छोड़ सकते हैं। कोई डाउट यहां तक। ये देखो आगे भी फॉर्मूले हैं कुछ, a क्यूब धन b क्यूब का बता दिया था। अब देखो a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन ab। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला a धन b धन c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ये सब कुछ 9th में पढ़ चुके हो, याद होना चाहिए, ठीक है। a धन b का होल क्यूब क्या होता है सर, a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab कोष्टक में a प्लस b। और ऐसे ही जब a माइनस b का होल क्यूब करेंगे तो जहां भी आपको धन का चिन्ह दिख रहा है वहां पर आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। जैसे कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। और ये लास्ट फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट था 9th क्लास में, क्या है, a क्यूब, ये गलत लिखा है थोड़ा सा, इसको आप मॉडिफाई करेंगे, a क्यूब b क्यूब a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब माइनस 3abc। क्या होता है फॉर्मूला, a धन b धन c a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये सारे के सारे फॉर्मूले जो 9th क्लास में आप पढ़े हो, याद होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि बहुपद वाले चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। बस 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या आएगा, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। क्या आएगा, शून्यकों की संख्या। कहने का मतलब है आपको एक ग्राफ बना के देगा, जैसे एक ग्राफ में बना के आपको दिखाता हूं, समझ लो कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ऐसे ग्राफ बना दिया सर, इसमें अब शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। मैं आज की क्लास में बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या बताया कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी जगह पर काटेगा उतनी शून्यकों की संख्या होगी। मतलब कि 1 शून्यक 2 शून्यक 3 शून्यक और 4 शून्यक। तो इसमें कितने शून्यकों की संख्या, 4। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा आपका। दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है अभी कि मतलब एक आपको द्विघात बहुपद दिया होगा, उसके शून्यक ज्ञात करना और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या रिलेशनशिप निकालना, कि क्या संबंध है वो निकालना। किसके किसके बीच में सर, शून्यकों और गुणांकों के बीच में। ये कैसे होगा अभी बताऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया। और तीसरा टाइप, यहां पर देखो, यहां पर आपको द्विघात बहुपद दिया था, आपको क्या निकालना था, शून्यक। तीसरा टाइप यह है कि आपको शून्यक दिया होगा और आपको क्या निकालना होगा, द्विघात बहुपद।
बस इतनी सी बात अगर आप तैयार कर लिए और जो मैं फॉर्मूले सर्वसमीकाएं वगैरह बताया हूं अभी तक, उतनी बातें आपने जान ली ना, तो कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका नहीं छूटने वाला। बस इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना बहुपद चैप्टर से। ज़्यादा हमें पीएचडी नहीं करनी, हमें मतलब की चीज़ें पढ़नी है, जो हमारे सिलेबस में है वही पढ़ना है बस। क्लियर है बात? बढ़ें आगे, बढ़ें आगे। देखते हैं इसमें एक द्विघात बहुपद दिया है 6x² - 3 - 7x। इसके शून्य ज्ञात करना। आइए सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात कैसे करते हैं? सबसे पहला स्टेप आपको गुणनखंड करना है। किसका? इसी का। कैसे करेंगे? मध्य पद को विभक्त करके। उससे भी पहले एक स्टेप है सर, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, हमेशा याद रखना कि क्या ये अपने मानक रूप में लिखा है। ये होता है द्विघात का मानक रूप। कहने का मतलब है सबसे पहले x का वर्ग आएगा, x की सबसे बड़ी घात आएगी, उसके बाद x आएगा और उसके बाद अचर पद सबसे लास्ट में आएगा। इस रूप में अगर नहीं हुआ ना तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, वो भी क्या गलती करते हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि सर जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए -3 और गुणा करने पर किनारे किनारे वाला आना चाहिए -7 × 6 -42। बिल्कुल गलत है। यहीं पे आपका 4 नंबर खत्म हो जाएगा। कान खोल के सुनो बात मेरी, बिल्कुल दिमाग लगा के मेरी बात सुनो। हमेशा इस रूप में होना चाहिए जो ऊपर लिखा था अभी। कौन से रूप में? कि सबसे पहले x² वाला आना चाहिए, उसके बाद सर x वाला आना चाहिए और जो अचर पद है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है, बार बार बोल रहा हूं। उसके बाद भी आप लोग करके आते हो तो ध्यान से सुन लो, हमेशा इसी रूप में लिखा होना चाहिए। सबसे पहले x², जो भी x² के साथ है वो, उसके बाद x वाला और सबसे लास्ट में अचर पद। क्लियर है? ये याद रहेगा। आइए इसको देखते हैं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। अब बताओ मुझे कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए? सर बीच वाला आना चाहिए। जोड़ने पर आना चाहिए -7। गुणा करने पर सर किनारे गुणे किनारे, एक्सट्रीम गुणे एक्सट्रीम, 6 × -3 -18। कोई दिक्कत वाली बात? दो संख्याएं मुझे बताओ जिनको गुणा करने पर 18 आता है, जोड़ने या घटाने पर 7 आता है। गुणा करने पर 18, जोड़ने या घटाने पर 7। सर 9 और 2, क्या 9 और 2? सर हमें 7 नहीं -7 चाहिए, तो क्या हुआ, बड़े वाले को माइनस का दे दो। अब -9 और -2 कितना होता है? -9 + 2, क्या लिख दिया? -9 + 2 कितना होता है? -7 आ रहा है ना। और जब -9 और 2 को गुणा करोगे तो कितना आ रहा है? क्या -18 आ रहा है? दोनों मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। तो मतलब हमें 2 नंबर मिल गया, -9 मिल गया और क्या मिल गया? और सर 2 मिल गया। ठीक है, बीच वाले को तोड़ो। जो आपको -7x दिख रहा है उसको क्या लिखेंगे? -9x - 2x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे। किसको बाहर निकालेंगे? पहले अंकों को देखो, 6 है और 9 है, तो किसके पहाड़े में 6 और 9 दोनों आता है? 3 के पहाड़े में। 3 बाहर निकाल लिया, दोनों के पास x है, x बाहर निकाल लिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 3 दूना 6 होता है, या 2 लिख दिया, ये x लिख दिया और यहाँ 3 त्रिका 9 होता है, ये वाला x तो बाहर निकल गया। जो यहाँ बचा वही यहाँ बचना चाहिए। ये सेम टू सेम मिलता है तो यहाँ 1 आ जाता है। चिन्हों ने धोखा नहीं दिया, यहाँ भी माइनस का यहाँ भी माइनस का है तो बाहर प्लस लगाएंगे। अगर चिन्ह बदले, मतलब यहाँ माइनस का यहाँ प्लस हो गया, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। लेकिन यहाँ नहीं बदल रहे हैं, पहले भी माइनस का था अभी भी माइनस का है, जैसे था वैसे लिख दो। अब देखो ध्यान से, एक कोष्टक में लिखेंगे 2x - 3, एक कोष्टक में लिखेंगे 3x - 1। कैसे? सर जो कोष्टक में था उनको एक कोष्टक में लिख दिया, जो बाहर थे उनको एक कोष्टक में लिख दिया। अब हम शून्यक निकालेंगे। एक बार इसको शून्य करो, तो इसको शून्य करके जल्दी बताओ मुझे x कितना आ रहा है? सर 3/2। x कितना आ रहा है? 3/2। इसको शून्य करके बताओ x कितना आ रहा है? सर यहां से -1/3 आ रहा है। दोनों शून्यक आपको मिल चुके हैं। हमसे क्या पूछ रहा है? अब आगे बढ़ो। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए देखते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल निकालते हैं। क्या निकालेंगे? शून्यकों का योगफल। कैसे? मैन्युअली का मतलब जो हमारे शून्यक, फॉर्मूला नहीं लगाना अभी, फॉर्मूला बाद में लगाएंगे। हमें सत्यता की जांच करनी है कि हमारा जो शून्यक आया है वो और जो हम फॉर्मूले से शून्यकों का योगफल निकालेंगे वो क्या दोनों बराबर हैं।
तो सबसे पहले हमारा जो शून्यक आया उनका योगफल निकालते हैं। कितना आया है? 3/2 आया है और -1/3 आया है। हमारा शून्यक तो ये आया है, ठीक है ना? ये कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। हमारा शून्यक ये आया है, इसको सॉल्व कर लो पहले। लघुत्तम कितना हो गया? 6, 2 3 6, 3 3 9 आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, यहाँ 2 आ गया, ये आ गया 7/6। मतलब शून्यकों का योगफल कितना आ गया यहाँ से? 7/6। अब हम फॉर्मूले से निकालेंगे यही सेम चीज। अब हम शून्यकों का योग कैसे निकालने वाले हैं सर? फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है सर? ये होता है -x का गुणांक बट्टे किसका गुणांक? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, x² का गुणांक। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बहुत बढ़िया, सुनाई देता है मुझे यहाँ तक। माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे आप। x का गुणांक यहाँ देखो, यहाँ x का गुणांक क्या है? -7 है, तो हम लिख देंगे -7। ये वाला माइनस तो लगा दिया, x का गुणांक -7 था, -7 लिखा। मुझे देख के बताओ x² का गुणांक क्या है? तो सर x² का गुणांक ये रहा 6, माइनस माइनस प्लस 7/6 आ गया। क्या ये दोनों बातें एक जैसी आ रही हैं? क्या इनके सत्यता की जांच हो पा रही है? बिल्कुल हो गई। यहां भी 7/6 आ गया, यहां भी 7/6 आ चुका है। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है सर शून्यकों का गुणनफल निकाल लो। पहले मैन्युअली निकालोगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल पहले सर मैन्युअली निकालोगे। कहने का मतलब है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेना, दूसरे वाले को डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। बिल्कुल यहाँ ठीक है। हाँ, शून्यकों का गुणनफल एक है 3/2, एक है -1/3, दोनों को गुणा कर दो। 3/2 को -1/3 से जब गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा? -1/2। -1/2 आ गया। ये तो हो गया जो हमारे शून्यक आए थे उनका गुणा किया हमने। अब हम फॉर्मूले से यही काम करने वाले हैं। कैसे? देखिए, शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या कहता है भाई? फॉर्मूला क्या कहता है जल्दी बताओ मुझे। फॉर्मूला कहता है सर अचर पद बटे x² का गुणांक। आ गई बात समझ में? अचर पद क्या है यहाँ पे? अचर पद -3 और x² का गुणांक क्या है? 6। वहां लिख दो -3/6। जब आप इसको काटेंगे तो यहां से भी कितना आया? -1/2 यहां से भी आ जाएगा और -1/2 आपका यहां से भी आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है आपने शून्यक निकाला, जो आपने निकाला यहां के हिसाब से पहले आपने देखा कि इसका योगफल क्या आ रहा है और इसका गुणनफल क्या आ रहा है। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है, इन फॉर्मूलों के हिसाब से देखा कि योगफल क्या आ रहा है और गुणनफल। हमने पाया कि दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब इनकी सत्यता की जांच हो चुकी है। जो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध वाला फॉर्मूला है, यही संबंध है। शून्यकों और गुणांकों के बीच में यही संबंध है। ये बिल्कुल सही संबंध है, मतलब सत्यता की जांच हो चुकी है। यही काम करना है। 4-5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 100% आएगा, 110% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो आपके प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी से, सॉरी प्रश्नावली 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी से, हर एक क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपकी स्टेट बोर्ड्स हो, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हर एक बोर्ड में सवाल आ चुका है। ये मेरी कहने का मतलब समझ रहे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। छोड़ना नहीं है, खा जाना इसको, छोड़ना नहीं है। ये ना खा जाए आपको इसको खाना है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि अगर एक द्विघात बहुपद दिया है आपको, उसके शून्यक कैसे निकालते हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं। अभी तक तो हमने यह सीखा। अब हम सीखने वाले हैं कि अगर शून्यकों से हमें द्विघात बहुपद बनाना हो, मतलब आपको शून्यक दिए हुए हैं और शून्यकों से आपको क्या बनाना है? द्विघात बहुपद। तब क्या करेंगे? मेरी बात ध्यान से सुने। ये रहा फॉर्मूला के कोष्टक में x² माइनस शून्यकों का योग गुणे x धन शून्यकों का गुणनफल। इसको शॉर्टकट में याद करना हो तो योग को हमने s लिख दिया, गुणनफल को हमने p लिख दिया। S फॉर सम, सम मतलब योग,
P फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, जो मैं बार बार लिखता हूं, आपको पता भी होगा। इसको मैं शॉर्टकट में अगर लिखूं इस फॉर्मूले को, के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये तो याद हो जाएगा ना, ये तो याद हो जाएगा। के एक्स स्क्वायर माइनस एस का मतलब शून्यकों का योगफल, पी का मतलब शून्यकों का गुणनफल, याद रहेगा ये। यहां माइनस लगेगा, यहां प्लस, यहां गलती करते हैं आप लोग, माइनस प्लस में कहीं भी माइनस कहीं भी प्लस नहीं लगाना है, यहां माइनस और यहां पे प्लस, याद हो जाएगा फॉर्मूला। इस के का क्या नाम है सर, के को क्या बोलेंगे, जहां के, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां के एक शून्येतर वास्तविक संख्या है। मतलब के क्या है, शून्य के बाद आने वाली कोई भी वास्तविक संख्या है, शून्येतर वास्तविक संख्या, शून्य नहीं हो सकता के। अगर के शून्य हो गया ना तो सबको खा जाएगा, सबको खा जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। शून्य गुणे कुछ भी कर दो, सबको शून्य कर देता, तो के शून्य नहीं हो सकता। मेरी बात क्लियर है, मेरी बात क्लियर है। शून्यकों का योग का मतलब है अल्फा धन बीटा, शून्यकों का गुणनफल का मतलब है अल्फा गुणे बीटा। तो तीन फॉर्मूले एक ही बात लिखी हुई, यहां भी एक ही बात लिखी हुई। आपको ये अच्छा लग रहा हो कि के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसे याद करो, ऐसे याद हो रहा हो तो ऐसे याद करो, नहीं तो ऐसे याद करो, जैसे भी आपको याद हो रहा हो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और साथ साथ में ये भी याद होना चाहिए, जहां के एक शून्येतर वास्तविक संख्या है, क्या, जहां के एक शून्येतर वास्तविक संख्या है, याद हो गया। आगे बढ़े, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, इसी से रिलेटेड। यहां दिया है एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका योगफल भी आपको पता है, जिसके शून्यकों का योगफल भी आपको पता है और गुणनफल भी पता है। योगफल कितना है, शून्यकों का योग कितना है, -3, तो मैंने लिख दिया s बराबर -3। या और अच्छा लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -3। शून्यकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा गुणे बीटा कितना दिया है सर, 2 दिया है। ये इंफॉर्मेशन आपको प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमें इसी से क्या निकालना है, एक द्विघात समीकरण निकालना है, समीकरण नहीं बहुपद, एक द्विघात बहुपद निकालना है। चलो फॉर्मूला लिख देते हैं सर, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है तो बस वैल्यू पुट कर दो, बात बन गई। वैल्यू पुट करो, अल्फा धन बीटा कितना है, -3, तो अल्फा धन बीटा की जगह लिख देंगे -3। और अल्फा गुणे बीटा कितना है, अल्फा गुणे बीटा है 2, तो उसकी जगह लिखेंगे क्या, 2। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ आनी नहीं चाहिए, नंबर आना चाहिए बस बोर्ड एग्जाम में, और कुछ नहीं आना चाहिए। यहां देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस करेंगे, 3x धन 2। मैंने क्या याद करने को भी बोला था 4 बार चिल्ला के, जहां के एक ऋणोत्तर नहीं शून्येतर, जहां के एक शून्येतर वास्तविक संख्या है, जहां के एक शून्येतर वास्तविक संख्या है, तो वही बात यहां लिख दो ना, जहां के एक, ये बार बार लिखना पड़ेगा जब भी ये सवाल करेंगे, शून्येतर वास्तविक संख्या है। क्या है मेरे दोस्त, वास्तविक संख्या, याद रहेगा क्या है कि वास्तविक संख्या, कैसी वास्तविक संख्या, शून्येतर वास्तविक संख्या है। और द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर जो भी कोष्टक में आ गया, धन 3x धन 2 क्या है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। आसान है, क्लियर है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यहां से मेनली 3 क्वेश्चन ही बनते हैं। एक तो जो भी बातें आज की क्लास में मैं बताया हूं आपको, वो सारी बातें याद रखो कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं और ग्राफ कौन कौन से होते हैं, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, परवलय होता है, और मैंने बताया कि रैखिक बहुपद का घात कैसा होता है, सरल रेखा होता है। ये सब तो आपको याद रखना है। जो क्वेश्चंस बनते हैं मेनली 3 टाइप्स के बनते हैं। कौन कौन से, पहला टाइप ग्राफ दिया होगा, शून्यकों की संख्या पूछेगा। दूसरा टाइप आपको एक द्विघात बहुपद दिया होगा, उसके पहले तो शून्यक निकालने होंगे, और दूसरी बात क्या थी कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है, दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात ये कि शून्यक दिए हुए हैं, या तो शून्यक दिए होंगे या तो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होगा, और वहां से आपको क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं, एक और क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें उसके बाद दिखाऊंगा।
एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड दिखाता हूं। यहां तो आपको शून्यकों का योग भी दिया था, गुणनफल भी दिया था। एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको कि मान लो एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक दिए हुए हैं, योग नहीं, जिसके शून्यक दिए हुए हैं। पहला शून्यक कितना है, -2 है, और दूसरा शून्यक कितना है, -3। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? शून्यक दे दिया सीधे सीधे, योग नहीं दिया, गुणनफल नहीं दिया, तो क्या कोई बड़ी बात है योग और गुणनफल निकालना? नहीं, बड़ी बात नहीं है। योग निकाल लो दोनों को जोड़ के, -2 -3 -5 आ गया। गुणनफल निकाल लो दोनों को गुणा करके, -2 गुणे -3 6 आ गया। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक जैसा बन गया या नहीं बन गया? सर बन गया। करना ही क्या है, अब करना ही क्या है, सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। x² माइनस योग कितना है, -5 x धन गुणनफल कितना है, 6 k माइनस माइनस हो गया +5x + 6। आगे लिख लोगे? छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, अभी बड़े भी नहीं हुए, अभी बीच वाले हो आप, 10वीं क्लास में, है ना छोटे बच्चे हो ना बड़े बच्चे, तो इतने समझदार हो। ये जो उम्र है समझदारी की उम्र है, इसको इधर उधर वेस्ट नहीं करना है, केवल पढ़ाई करना है और बढ़िया नंबर लाना है। यहां देखो, यहां लिखेंगे जहां के एक शून्येतर वास्तविक संख्या है और x² धन 5x धन 6 क्या है, द्विघात बहुपद है। आसान है, आसान है या नहीं? अब चैप्टर ये कुछ बचा क्या? बिल्कुल हलवा चैप्टर है। और ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आप मैथ में कमजोर भी हैं ना, जो ब्रिलियंट होंगे उनकी बात ही नहीं कर रहा, वो तो ऐसे बस घोल के पी गए होंगे, मुझे पता है। जो कमजोर छात्र भी है ना मैथ्स में थोड़े से, उनके लिए चैप्टर रामबाण है। ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ो, प्रैक्टिस करो। इस चैप्टर से कुछ और चैप्टर मैं बताऊंगा किसी दिन कि कौन कौन से चैप्टर कमजोर छात्रों को पढ़ना है। पढ़ना तो सब कुछ है, फोकस किस पे ज्यादा करना है, मतलब मैथ में कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आसान होते हैं और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो मॉडरेट हैं, ना आसान ना मुश्किल, और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो मुश्किल होते हैं। ये सारी बातें करूंगा। किस छात्र को कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए ये भी बताऊंगा। आज के लिए इतना ही था, जितना मैंने बताया बस इतनी प्रैक्टिस कर लो, आपका काम बन जाएगा। जाने से पहले एक जरूरी बात सुन के जाना मेरे दोस्त। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां सब कुछ मिलता है। सब कुछ का मतलब हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी, सीबीएसई बोर्ड भी और अदर स्टेट बोर्ड भी। कौन कौन से? दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। साथ साथ आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल करवाई जाती हैं। आप हमें सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे जरूर फॉलो करें। हमारे साथ अपडेटेड रहने के लिए आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। अपनी इस तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आप ई नोट्स और ई बुक्स को भी ग्रैब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए, लिंक ओपन कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप है 10th क्लास में, आपको देना है बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में हम आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच अगेन।